हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज अपनी चौथी क्लास है। आज अपन पढ़ने वाले हैं अमल और क्षारक के बारे में विज्ञान के अंदर। अपने विज्ञान की क्लास सुबह 6 बजे आती है, रीजनिंग की क्लास 10 बजे और शाम को 5 बजे अपनी कंप्यूटर की क्लास आती है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एक नए कंटेंट के साथ, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी नया है तो क्या हुआ, आपको एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। सिलेक्टेड हैं तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और मैंने अभी तक मेरे बारे में आपको अपनी क्लासों में नहीं बताया, तो मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राजपूत और मैं चूरू का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो आपको ये जानना इतना ही है। बाकी मेरे बारे में आगे आगे धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूंगा क्लासों के माध्यम से। अभी इतना जान लीजिए, मैं चूरू से हूँ और चूरू वाले आपको पता ही है कैसे होते हैं, है ना। तो जो भी चूरू से हैं वो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हम चूरू से हैं। मैं समझ जाऊंगा चूरू से कौन पढ़ रहा है हमारे साथ। तो देखो, विज्ञान के अंदर आज अपना टॉपिक है जिसका नाम क्या है, चैप्टर है 4, जिसका नाम है अमल और क्षारक। अमल एवं क्षारक। आज सिर्फ और सिर्फ हम अमल और क्षारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि लवण भी तो इनके साथ है। लवण को डिटेल से एक नई क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज अपन अमल और क्षारक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक होने वाला है अमल। सबसे पहले अपन अमल को कवर करेंगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़ते जाएंगे साथ साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ। हर एक लाइन में जो जो प्रश्न बनता है वो आपको बताऊंगा। साथ साथ वो क्वेश्चन भी आप लिखते रहिए कि इस थ्योरी में ये क्वेश्चन बन रहा है, इस थ्योरी में ये क्वेश्चन बन रहा है। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। तो देखो, अमल अमल होता क्या है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो होता है ना खाने वाला अमल, लेकिन वो अमल नहीं है, ये है दूसरा अमल। अमल का मतलब है यहाँ पे खट्टा पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हुए सभी क्या है, अमल है। जैसे दही, वो भी क्या एक अमल है। नींबू, वह भी क्या एक अमल है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, अमल पाया जाता है। दही में भी अमल पाया जाता है। दही में कौन सा अमल होता है, लैक्टिक अमल। ठीक है, और दही में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो इसी तरह से अपन जब अमल के बारे में पढ़ते हैं तो अमल बोलते किसे हैं। अब देखो, शुरुआत के क्लासों में हमने पढ़ा, 6th 7th 8th क्लास में हमने पढ़ा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या होते हैं, अमल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अमल की जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे चेंज होती गई। ठीक है, तो अमल की डेफिनेशन क्या बनती है, अमल की डेफिनेशन है वे पदार्थ जो जल में जल में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं, अमल कहलाते हैं। मतलब जो जल के अंदर घुलकर के H+ आयन देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन, अमल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपना हो गया हाइड्रोक्लोरिक अमल। तो आपने घरों में इन्वर्टर देखा होगा, तो उसकी जो बैटरी होती है, तो बैटरी में कौन सा अमल डाला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अमल डाला जाता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे प्रबल अमल है, सबसे प्रबल अमल है HCl। ठीक है, और अमल देखें तो अपना हो गया सल्फ्यूरिक अमल H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अमल। ठीक है, ये सभी क्या है, अपने अमल है। जैसे एक हो गया अपना CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अमल। तो ये सभी क्या है, अपन अपने अमल है। वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, तो अमल क्या करता है, जल में H+ आयन देता है। अब बात करें अम्लों के भौतिक गुण की। अब हम अम्लों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं अम्ल के, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए क्वेश्चन कहां से बनता है, क्या बनता है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जैसे प्रश्न आ गया, निम्न में से जल में H+ आयन कौन देता है, ऑप्शन दे दिए, अमल,
ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी लवण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन देता है H+ आयन? अम्ल देता है। ठीक है, अरे वाह, आज इतना खूबसूरत। अब देखो अम्ल के भौतिक गुण कौन से होते हैं। अम्ल का पहला भौतिक गुण तो है स्वाद वाला, कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण क्या है, जल में, जल में H+ आयन देते हैं, जल में H+ आयन आयन देते हैं। ठीक है, तीसरा भौतिक गुण क्या है, तीसरा भौतिक गुण क्या है, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्थर को, नीले लिटमस पत्थर को, ये एक प्राकृतिक पौधा होता है थैलोफाइटा समूह का, लाइकेन, लाइकेन पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को कैसा बना देगा, लाल लिटमस पत्थर बना देगा, लाल लिटमस पत्थर बना देता है, बना देता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो क्षारक होता है वो लाल को नीला करता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल। और स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें याद नहीं रहती कि कौन नीले को लाल करता है, कौन लाल को नीला करता है। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको एक चीज याद में रखनी है, अनिल। क्या याद रखनी है, अनिल। जब भी अमल की बात हो अनिल याद रखो। ऐसे अमल, नी से नीला, ले से लाल। अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ठीक है, अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। और जब आपको अमल याद रह जाएगा तो क्षारक क्या होता है, इसके विपरीत होता है, क्षारक का भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। इसका और भौतिक गुण क्या है कि जो अमल है उसका पीएच मान, अमल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 3 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अब पीएच मान कहां से आया, पीएच स्केल से। ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक पैमाना होता है, जिसमें 0 से 7 तक तो अम्लीय पदार्थ मापे जाते हैं और 7 से 14 तक क्षारीय पदार्थ मापे जाते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है वे क्या होते हैं, उदासीन, ना अम्लीय ना क्षार के बीच के होते हैं, वो उदासीन होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्वाद में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा और अम्ल के भौतिक गुण पहले तो रखो याद, क्योंकि हर एक लाइन में प्रश्न बन रहा है, पूछ ले जाए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल जल में कौन सा आयन देता है, अम्ल जल में H+ आयन देता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और या फिर एग्जांपल जैसे निम्न में से अम्लीय पदार्थ को पहचानिए, 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन HCl हो तो HCl ओके कर दोगे। मतलब देखो हर एक लाइन में प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे हर एक लाइन में प्रश्न, इसे बोलते हैं थ्योरी को डिटेलिंग के साथ पढ़ना। ठीक है, थ्योरी को ऐसा नहीं कि किताब खोल लिया उसको एक साथ पढ़ते गए। थ्योरी पढ़ने का मतलब होता है कि जैसे जैसे अपन कॉन्सेप्ट को समझते जाएं वैसे वैसे हर एक लाइन से अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए, उसी को बोलते हैं थ्योरी को अच्छे से आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ सको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा किताबें भी साथ में पढ़ते रहो, खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो जो आपने देखा होगी जिनकी रैंक 1 आती है, रैंक 2 आती है, रैंक 3 आती है, ठीक है, वो भी तो आप लोगों में से ही होते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप चीजों को रटते हो। ठीक है, सर ने ये बताया, रट लिया।
आप ये चीज देखो कि आपने ये तो रटा, लेकिन ये थोड़ी समय बाद आप भूल जाओगे इस चीज को। ठीक है, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा हो आप भूल जाओगे, 10-15 दिन 20 दिन बाद में भूल जाओगे, क्योंकि बाद में तो मुझे पता है आप संभालोगे नहीं इस टॉपिक को। ठीक है, सीधा एग्जाम के पास देखोगे, फिर एक साथ उतना सारा सिलेबस और बर्डन बनेगा, याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो आप थ्योरी में से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करो। थ्योरी में से जब हम खुद समझ के क्वेश्चन निकालते हैं तभी हम चीजों को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, लिखिए इतना। एक और भौतिक गुण आप लिख लीजिए इसमें। अमल होते हैं वे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अमल विद्युत के सुचालक होते हैं। अमल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अमल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इतना लिखिए। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो, अब अमल के अंदर मैं आपको बताता हूं, अम्लों के ये तो थे भौतिक गुण, अब अपन पढ़ने वाले अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अमल के अपन क्या पढ़ेंगे अब, अमल के रासायनिक गुण। ठीक है, अमल के रासायनिक गुण। तो देखो अमल है, पहला गुण देखो, अमल धातुओं के साथ क्रिया करके, अमल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो वही है कि अमल है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा H2 गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो धातु, अमल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है तथा H2 गैस बनाता है। जैसे हमने ले ली एग्जांपल HCl का, धातु ले लिया हमने सोडियम धातु। ठीक है, हमने सोडियम को ले लिया, सोडियम को ले लेते हैं ना। अब HCl किसके साथ करेगा, सोडियम के साथ क्रिया करेगा, तो यह इसके साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, H2 गैस को पहले निकाल देगा और क्या बना लेगा, NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको संतुलित भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ 1 है तो इसको बना दो और इसको भी बना दो, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया की पहचान करना भी जरूरी है, जिसमें संतुलित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या क्या हो, बराबर हो। यदि इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए, यदि यहाँ पे सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम 2 होनी चाहिए। इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यदि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर है तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के आयनों की संख्या बराबर नहीं होती उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है धातु की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्लों की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जो अमल होते हैं वे कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, अमल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, जैसे अपन अमल ले लेते हैं, अमल अपना अपन कौन सा ले, बताओ, अमल जैसे अपन ने ले लिया HCl, कार्बोनेट कौन सा ले लिया, CaCO3। ठीक है, CaCO3, तो एक तो अपना क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, और एक अपना क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, CO2 और एक है H2O। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 2 इधर इसके साथ चली गई, इसके साथ चली गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा अपना, कैल्शियम, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, तो CaCl2, ये क्या हो गया अपना, लवण हो गया। क्या हो गया अपना, लवण हो गया। तो जो अमल है वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके
लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगली रिएक्शन अपनी, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, कैसे? जल नहीं रे, H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जैसे आपने अम्ल ले लिया HCl, क्षारक ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल ही बनाएगा ना, अरे जल ही बनाएगा। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। देखो यहाँ से ये दो आयनों में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, ये दो आयनों में टूटेगा, सोडियम Na प्लस, ये OH माइनस। ठीक है, माइनस प्लस के साथ रिएक्शन करके OH और H क्या हो जाएगा? H2O, जल बना लेगा। और सोडियम प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो ये क्या है? अम्लों के रासायनिक गुण है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके तो लवण बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वही अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा CO2 गैस तथा जल का निर्माण करता है। वही अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको अम्ल के रासायनिक गुण में आपको याद रहनी जरूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात लिखिए। आगे बढ़ते हैं फिर। कितना लिख लिया? अब बात करते हैं कि अम्ल प्राप्त कहां से होते हैं। अम्ल की प्राप्ति पढ़ेंगे अपन। तो अम्ल दो तरीकों से प्राप्त होता है। एक तो होता है स्रोत के आधार पे। ठीक है, स्रोत के आधार पे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक हम इसकी शक्ति, इसकी जो प्रबलता है उसके आधार पे, इसकी कितनी पावर है उसके आधार पे हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले अपन वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पे करेंगे? स्रोत के आधार पे। एक मिनट, वर्गीकरण स्रोत के आधार पे। देखो, स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे। ठीक है, स्रोत के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये बताओ। स्रोत के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक अम्ल, जो हमें जीवित जो स्रोत है, जो जीव है, पेड़ पौधे, उनसे प्राप्त होते हैं, उसको तो बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, और एक होता है आपका खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है? मतलब जैसे जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन खनिज अम्ल। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जीवित स्रोतों से प्राप्त हो, जो जीवित स्रोतों से प्राप्त हो। ठीक है, जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है उन्हें हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अब देखो कि अलग अलग जो जीवित स्रोत हैं, जैसे अपना नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं। साइट्रिक अम्ल। ये फिर से गुल्फी वाला आ गया यार, क्लास के टाइम में आता है ये। दूसरा है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में पाया जाता है अपना टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तीसरा क्या है अपना? तीसरा है अपना सेब। जैसे सेब है, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। ठीक है, सेब के बाद बात आती है सिरका की। सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद बात आती है अपने नींबू की। नींबू तो हो गया। दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
दही में मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है अपना? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बात आती है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना? चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये चीजें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं डायरेक्ट। अब देखो हर एक लाइन में प्रश्न बन रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? निम्न में से बताओ कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। प्रश्न आ जाए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो एक एक चीज जो जो यहाँ पे करवाई जाए वो तो आपको याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको करवाए जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल को भी आप सेव कर सकते, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें अपना प्रैक्टिस टेस्ट आता है, हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब तो टेलीग्राम भी आज ओपन हो गए, तो टेलीग्राम चैनल को भी क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। और अपने व्हाट्सएप चैनल को तो जरूर ही फॉलो करो, क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा ही नहीं रहा है ना। भरोसा तो किसी चीज का नहीं है ना। जैसे भरत तिवारी वाला आपने सुना होगा, उसका एनकाउंटर हो गया है ना। तो जो समाज के लिए जिसने इतना सब कुछ किया, वह समाज तो देखता रह गया दूर दूर खड़े होकर के। उसके सामने आकर के कोई खड़ा नहीं हुआ कि नहीं इसको पकड़ने से पहले हमें लेके जाओ। कोई नहीं आया ना, बस दूर खड़े मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। ठीक है, वो अकेला हाथ में गन थी उसके, पुलिस वालों के सामने खड़ा था। ठीक है, अगर वही समाज उसके चारों तरफ घेरा बनाते, उसके साथ खड़े होते, तो पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती एनकाउंटर करने की। लेकिन वही कहते हैं ना कि मैं बर्बाद भी इस तरह से हुआ हूं, क्योंकि मुझे हराने के लिए अपने भी आए, पराये भी आए, और स्वयं भगवान भी आए। तो वही बात है। तो आपको भी पुलिस में जाकर के ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है, आज ही मुद्दा है कि दिल्ली पुलिस में धांधली हुई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में क्या हुई? धांधली हुई है। कहीं से रोज हमेशा खबर आती है, 35 लाख दे के वो नौकरी लग गया, 30 लाख दे के नौकरी लग गया। अब एक चीज सोचो, नौकरी कौन करता है? जो गरीब होता है। वही 30 लाख किसी जमीन को बेच करके 30 लाख रुपए उठाता है। ठीक है, 30 लाख रुपए कहीं से जमीन पे उठा करके, जमीन बेच करके वो सामने वाले को देता है, जॉब लगता है। ठीक है, मान लो दिल्ली पुलिस में वो लग गया। अब आप बताओ, वो जॉब लगने के बाद क्या वो ईमानदारी से नौकरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 30 लाख उसने जो उठाए वो उसका, उस पर वो भार बन जाएगा। ठीक है, तो वो सोचेगा कि जल्दी से मैं कमा करके वो 30 लाख रुपए वापस वसूल करूं। तो वो क्या करना शुरू करेगा? सैलरी उसकी 40-50 हजार रुपए होगी, उससे तो इतना होगा नहीं। ठीक है, 50, मान लो 30 हजार सैलरी है, साल का कितना हुआ? 36, मतलब 3,60,000। ठीक है, और 30 लाख में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 30 लाख में आई थिंक 8-9-10 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फिर रिश्वत लेनी स्टार्ट करेगा, और ये सिस्टम अपना धीरे धीरे ऐसे ही करप्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन आए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, ऐसे इतने पैसे दे दो हम नौकरी लग जाए, तो वो उन चीजों को दूर से राम राम करिएगा। ऐसी जॉब भी किस काम की जिसमें हमें अपना ईमान बेचना पड़े, है ना। ऐसी जॉब को लात मार के छोड़ दो। ठीक है, जॉब से अच्छा दो। इसलिए अब सरकारी नौकरी से अब विश्वास ही उठ गया है ना। अगर आप में कला है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी वाला ही सुख पाएगा, है ना। फिर से आते हैं चैप्टर पे, थोड़ा अंदर की बात बाहर निकल गई। तो स्रोत के आधार पे कार्बनिक अम्ल होते हैं,
जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक दूसरा होता है आपका खनिज अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल एक होता है आपका खनिज अम्ल या संश्लेषित अम्ल, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है। खनिज अम्ल जिनको प्रयोगशालाओं में खनिजों की सहायता से बनाया जाता है, जिनको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, खनिज अम्ल। जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जिनको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। प्रयोगशालाओं में जैसे एक हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, और एक हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो इस तरह से बहुत सारे अम्ल हैं जो कहाँ बनाए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में बने जाते हैं, उनको बोलते हैं खनिज अम्ल। एक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जीवों के शरीर से, सॉरी जीवित स्रोतों से, उन्हें बोलते हैं अपन कार्बनिक अम्ल, ठीक है। ये कार्बनिक अम्ल है, ये खनिज अम्ल है। ये तो थे स्रोत के आधार पे, ठीक है। यही बात करते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, उसके बाद बताता हूं। क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं शक्ति के आधार पे। किसके आधार पे, शक्ति के आधार पर। तो शक्ति यानी कि उसकी पावर के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका परबल अम्ल, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। एक तो होता है आपका परबल अम्ल और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब बात करते हैं परबल अम्ल की, मैं आ रहा हूं ना यहाँ तक, हाँ। बात करते हैं परबल अम्ल की। तो परबल अम्ल क्या कौन से होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित हो, आयनित हो, उनको बोलते हैं परबल अम्ल। मतलब जो क्या हो जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं परबल अम्ल। तो परबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं, HCl H2SO4 HNO3, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है आपके परबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल किसे बोलेंगे, दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो, मतलब थोड़े थोड़े हो, जो जल में, जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित हो, आयनित हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन दुर्बल अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, एक तो होगा आपका CH3COOH, यानी कि इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एक दूसरा है, दूसरा है आपका H2CO3, H2CO3, ठीक है। ये दोनों अम्ल क्या होते हैं, जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, अपने दुर्बल अम्ल होते हैं। तो शक्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कार्बनिक अम्ल खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। खनिज अम्ल कौन से होते हैं, जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। और शक्ति के आधार पे कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाए उनको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो उनको बोलते हैं अपन दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये है अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अम्ल को हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये डाउट है, हम आपको हेल्प करेंगे। आप हमें DM भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, है ना, और इंस्टा पेज को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। पैसे आएंगे तभी तो क्लास बना पाएंगे, थोड़ा अपना भी तो देखना पड़ता है रे गुजारा, नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है। लिखो फिर एक क्षारक स्टार्ट करते हैं अपन। अब क्षारक स्टार्ट करते हैं।
आपने बीच में क्लास को क्लोज करके ये एक लिख लीजिएगा, है ना। जब जब मैं बोर्ड से एक साइड होता हूँ तब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप वीडियो को रोक करके देख भी सकते हो, ठीक है। और ये बोर्ड की जो पीडीएफ है ना, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम रोज डाल देंगे, ठीक है, कि हमने आज ये पढ़ा है, ठीक है, हर एक स्लाइड। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीडीएफ से आप डायरेक्ट भी वैसे पढ़ सकते हैं ना। और नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ बेस्ट तरीके से, ठीक है। राजस्थान पुलिस के लिए तो अभी टाइम है, लेकिन सीटी तो अक्टूबर में है, तो टाइम नहीं, इतना पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की क्लासें तो अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, 12 से 13 क्लासों में कंप्यूटर पूरा पढ़ा देंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्षारक की, इसमें आ रहा है अच्छे से। अब देखो, अब अपन बात करते हैं क्षारक के बारे में। वो यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में ना। हाँ, अब बात करते हैं हम क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है? अब बेटा देखो, आप लोग क्या करते हो कि जो अम्ल और क्षारक है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे जो फेमस टीचर हैं उनके भी थंबनेल में रखे रखते हैं अमल और अमल एवं क्षार, क्षार, ठीक है, कह नहीं लगाते, क्षार सीधा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्षार और क्षारक में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अब कैसे फर्क है वो मैं थोड़ा आगे क्लास में बताऊंगी कि कहाँ क्षार होता है, कहाँ क्षारक होता है, ठीक है। तो क्षारक और क्षार में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ऐसी क्लासों से थोड़ा बचिएगा, है ना। कुछ लोग बड़े फेमस टीचर हैं वो, मैं सोचता हूँ उनके यार इतने व्यूज क्यों आ जाते, मेरे नहीं आते। मेरे भी आएंगे एक दिन, बदलेगी किस्मत, वो बोलते हैं ना, बदलेगी किस्मत एक दिन तुम्हारी भी, क्योंकि यारो वो तुम्हारा भी तो खुदा है ना। देखो क्षारक, क्षारक किसे बोलते हैं? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? क्षारक बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, इसका एग्जांपल हो गया NaOH, KOH, ठीक है, इट्स, ये क्या है? क्षारक है। ये जल में क्या करेंगे, ये जल में OH माइनस आयन देंगे। OH माइनस आयन कैसे देंगे? ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे तक दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको जल में आयनित करते हैं तो ये दो आयनों में टूटेगा। एक तो आपका अपना टूटेगा सोडियम Na प्लस, एक OH माइनस, ठीक है। तो इसने जल में क्या किया, OH माइनस आयन दिया, इसलिए ये क्या है, इसलिए क्या है, क्षारक है। यदि ये H प्लस आयन देता तो ये क्या हो जाता, ये अम्ल हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, अम्ल हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, यानी कि ये क्या है, क्षारक है। बात करें क्षारकों के भौतिक गुण की, बात करें क्षारकों के भौतिक गुण की, तो क्षारक के भौतिक गुण बताओ। जैसे मैंने अम्ल के बताया था, वैसे वैसे इनके होते हैं, क्या, कौन से? पहला भौतिक गुण क्या है, ये जल में, ये जल में OH माइनस आयन देते हैं। जल में कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्वाद में खट्टे, सॉरी, कड़वे होते हैं, स्वाद में, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अपने जो क्षारक है वो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में बड़ी कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षारक स्पर्श करने पर, क्षारक को स्पर्श करने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है, कैसा? स्पर्श करने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है, साबुन जैसा प्रतीत होता है, मतलब महसूस होता है,
ठीक है। जब हम क्षारक को ऐसे स्पर्श करेंगे तो वो कैसा लगेगा, जैसे साबुन को करते हैं ना ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसा ही क्या करेगा, ये साबुन जैसा हमें लगेगा। ठीक है। और क्षारक क्या करता है, क्षारक का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है। पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है। और क्षारक क्या करता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अमल ने क्या किया था, अमल ने नीले लिटमस पत्र को लाल किया था, लेकिन जो अपना क्षारक है यह है लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। यह क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक है। ये है अपने क्षारक के भौतिक गुण। क्या है, क्षारक के भौतिक गुण। अब बात करें क्षारक के रासायनिक गुण की, क्षार के रासायनिक गुण की। ठीक है। तो पहले भौतिक गुण आप लिख लीजिए। अब देखो, रासायनिक गुण तो वही है। क्षारक क्या करता है, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है। लवण बनाएगा और जल बनाए, क्या हुआ रे, नहीं, अच्छा ये हुआ। ठीक है। क्या करेगा, अम्ल तथा जल बनाए। जैसे एक क्षारक लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके विक्रिया हम CO2 के साथ करवा देते हैं। ये तो वो हो गया ना, HCl प्लस NaOH। HCl क्या अम्ल है, NaOH क्या क्षारक है। ठीक है। इसके विक्रिया करवाते हैं, सेम भाई अपना NaCl और H2 यानी जल प्राप्त होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा रासायनिक गुण, क्षारक अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, ठीक है, जब क्षारक की अभिक्रिया, जैसे क्षारक हमने ले लिया CaOH की होल ट्वाइस, ये जब इसके साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट था, जल बनाता है। ठीक है। जैसे CaOH की होल ट्वाइस जब CO2 के साथ क्रिया करता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक तो अपना कार्बोनेट बनाएगा CaCO3, एक अपना क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है। समझ गए। ये है हम क्षारक के रासायनिक गुण। तो क्षारक किसे कहते हैं, जो जल में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। और इसके भौतिक गुण क्या है, जो जल में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक को स्पर्श करने पे साबुन जैसा फील होता है और क्षारक स्वाद में कड़वी होता है। बात करें रासायनिक गुण की, तो क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तथा अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट तथा जल बनाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि इसकी शक्ति के आधार पे ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है। अब देखो, क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका परबल अम्ल, सॉरी परबल क्षारक,
बोलो, स्क्रीनशॉट लिया था ना। हाँ, जब भी मैं थोड़ा इधर हूँ स्क्रीनशॉट दे लिया करो ताकि ये सभी आपको दिख सके। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक के उदाहरण कौन से हैं? एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ठीक है। प्रबल क्षारक कौन से होते हैं? जिनकी क्षारकता अधिक होती है, जो जल में OH माइनस आयन ज्यादा देते हैं, जो जल्दी देते हैं, शीघ्र देते हैं, जिनकी प्रबलता अधिक होती है, वे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं ज्यादा। और एक होते हैं आपके दुर्बल क्षारक, जो आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक कौन सा है? जैसे NH4OH, ये क्या है? अपना दुर्बल क्षारक है। ठीक है, तो ये तो अपना क्षारक है। ठीक है, मैंने आपको क्षारक बता दिया। अब बात आती है अपने क्षार की। क्षार क्या होता है? क्षार क्या होता है? क्षार, क्षार क्या होता है? क्षार उन्हें बोलते हैं, वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मतलब वे क्षारक जो जल में क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जो जल में क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? अपन क्षार बोलेंगे। ठीक है, अब क्षार और क्षारक में फिर फर्क क्या हुआ? आयनित तो यही होता है। ठीक है, इसमें फर्क ये है कि प्रत्येक प्रत्येक क्षार क्षारक होता है, प्रत्येक क्षार क्षारक होता है, लेकिन लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता, क्षार नहीं होता। ठीक है, बात समझ में? जो प्रत्येक क्षार है वो क्षारक तो होता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है। क्षार का एग्जांपल देखें तो जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, क्षारक भी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, क्षारक भी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है और क्षारक भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके 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 ओके, चलो लिखो ये सब, देखते हैं क्लास। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक कंप्लीट हो गया, अम्ल और क्षारक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल हो गई। अब हम ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये वस्तु अम्ल है, ये एक क्षारक है। मतलब हमें पता भी होना चाहिए चेक करने के लिए कि ये अम्ल है या फिर ये क्षारक है। हमें कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमें पता चले, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको याद आया होगा, मैंने अम्ल और क्षारक दोनों में एक चीज का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? मैंने दोनों के अंदर लिटमस पत्थर का जिक्र किया है। ठीक है, लिटमस पत्थर का जिक्र किया है कि यह नीले को लाल कर देगा और क्षारक लाल को नीला कर देगा। ठीक है, नीले को लाल और लाल को नीला कर देता है, ये बात मैंने आपको बताई। तो वहां पे लिटमस पत्थर का कार्य क्या है? वहां पे लिटमस पत्थर का कार्य क्या है? वहां पे लिटमस पत्थर का सिर्फ इतना ही कार्य है, लिटमस पत्थर हमें सूचना दे रहा है। क्या सूचना दे रहा है? कि ये वस्तु नीले को लाल कर रही है, तो ये पदार्थ क्या है? अम्ल है। यह पदार्थ लाल को नीला कर रहा है, तो ये पदार्थ क्या है? क्षार है, क्षारक है। ठीक है, तो जहां लिटमस पत्थर क्या कार्य कर रहा है? हमें सूचना दे रहा है। क्या कर रहा है? हमें सूचना दे रहा है। लिटमस पत्थर क्या है? एक सूचक है। ठीक है, तो वही अपना टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है अपना? सूचक। टॉपिक का नाम क्या है? सूचक। अब अपन सूचक के बारे में पढ़ने वाले। सूचक से हर बार कोई ना कोई एग्जाम, राजस्थानी कोई भी एग्जाम को उठा के देख लो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सूचक के से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो सूचक का होता क्या है? वे पदार्थ वे पदार्थ जो जो
अम्लीय व क्षारीय माध्यम की सूचना देता है, सूचना देता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्लता और क्षारकता के बारे में हमें सूचना कर देता है, हमें सूचित करता है, वह क्या होता है, वह सूचक होता है। ठीक है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है आपका प्राकृतिक सूचक, एक तो होता है आपका प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक हो गया। और एक आपका होता है संश्लेषित सूचक या फिर कृत्रिम सूचक भी बोल सकते हैं। संश्लेषित सूचक, ठीक है, इसको अपन कृत्रिम सूचक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक हो गया, एक अपना संश्लेषित सूचक हो गया। अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक सूचक के अंदर पहला प्राकृतिक सूचक होते क्या है? वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे? उन्हें अपन प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। ठीक है, उन्हें क्या अपन क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। तो देखो, प्राकृतिक सूचक के अंदर पहला एक अपना है जो है लिटमस पत्थर, जो हमेशा पढ़ा जाता है बुक के अंदर, लिटमस पत्थर। ठीक है, ये जो लिटमस पत्थर है ये होता क्या है? लिटमस पत्थर होता क्या है? ठीक है, कहां से ये आता है? तो लिटमस पत्थर लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, कई बुक के अंदर इसका नाम लीचेन भी दे रखा है। क्या नाम? लीचेन। ठीक है, तो ये कौन सा है? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किसको? लिटमस पत्थर को पौधे से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये जो लाइकेन नामक पौधा है, ये थैलोफाइटा समूह का है। कौन से समूह का पौधा है? ये थैलोफाइटा समूह का है। ठीक है, कौन से समूह का? ये थैलोफाइटा समूह का। ठीक है, कुछ दिनों से बारिश बहुत हो रही है चूरू के अंदर। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा समूह का है लाइकेन पौधा। लाइकेन पौधे से लिटमस पत्थर को प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न बनता है, लिटमस पत्थर कहां से प्राप्त किया जाता है? कौन से पौधे से? लाइकेन पौधे से। लाइकेन पौधा कौन से समूह का है? थैलोफाइटा समूह का है। ठीक है, अंधेरा हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तो। कौन से समूह का? थैलोफाइटा समूह का। तो लिटमस पत्थर है वो हमें सूचना कैसे देता है? सूचना कैसे देता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीज, तो कि क्या करेगा जो लिटमस पत्र है, पहले उसका बता देता हूं। जो लिटमस पत्र है, उदासीन माध्यम में इसका रंग, इसका प्रश्न भी पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का मूल रंग उदासीन माध्यम में कैसा होता है? उदासीन माध्यम में यह बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, उदासीन माध्यम में ये कैसे रंग का होता है? यह बैंगनी रंग का होता है। और लिटमस पत्थर क्या करेगा, कैसे हमें बताएगा कि ये अम्लीय माध्यम है और ये क्षारकीय माध्यम है? ठीक है, कैसे में बताएगा? जब लिटमस पत्थर अम्लीय माध्यम में आएगा, जब लिटमस पत्थर अम्लीय माध्यम में आएगा तो नीले से लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और वही लिटमस पत्थर जब क्षार के माध्यम में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? लाल से नीला हो जाएगा। लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, यदि वो नीले से लाल हो रहा है तब हम बता सकते हैं कि वह माध्यम कौन सा है? अम्लीय माध्यम है। तो हमें सूचना मिल जाएगी कि ये क्या है? एक अम्लीय माध्यम है। ठीक है, यदि वह लाल से नीला हो रहा है तो हमें पता चल जाएगी कौन सा माध्यम है, यह एक क्षारकीय माध्यम है। ठीक है ना, बारिश की वजह से चारों तरफ बादल है, अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह से अब चेंज हो गया थोड़ा ना, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे दिक्कत आ रही है ना।
ये तो अपना लिटमस पत्थर के बारे में। दूसरा अपना एक और प्राकृतिक सूचक है जिसको बोलते हैं हल्दी। हल्दीराम की कुरकुरे, वो नहीं है ये। दूसरा अपना है हल्दी। ठीक है। अब हल्दी कैसे सूचना देता है हमें, अम्ल है या फिर क्षारक है? ठीक है, तो इसमें लिखने में दिक्कत आ गई तो आप इसमें लिख ले सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो हल्दी जैसे सब्जी वगैरह में हल्दी डलती है, और वह सब्जी जब हमारे कपड़े पे गिर जाए, हमारे कपड़ों में वह सब्जी गिर जाए, ठीक है, तो दाग बन जाता है पीला पीला सब्जी का। उस दाग को हटाने के लिए यदि हम किसी अमल का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी अमल का प्रयोग करते हैं तो शर्ट के रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस डब्बे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी क्षार के साबुन का प्रयोग करते हैं तो वह रंग पीले से क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा वह हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये साबुन क्या है, क्षार के साबुन है। ठीक है, और अमल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दही डाल के देख लेना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही क्षार के साबुन रगड़ोगे वह साफ हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो नींबू से साफ करते हैं दाग धब्बे वगैरह, वो भी क्या एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि नींबू में कौन सा अमल होता है, नींबू में कौन सा अमल होता है, साइट्रिक अमल, और अमल से तो हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता रंग में। ठीक है, मैं थोड़ा लाइटिंग सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है सब, लाइट ऑन। ठीक है, अब तक वीडियो बन रहा था नेचुरल लाइट से, है ना। अब आर्टिफिशियल लाइट अच्छी नहीं है, नेचुरल लाइट अच्छी है, उसमें थोड़ा फेस सही आता है ना। तो देखो, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। संश्लेषित संश्लेषित सूचक यानी कि कृत्रिम सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, जो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ये क्या है, संश्लेषित सूचक। मानव निर्मित सूचक कौन कौन से, जैसे अपना एक है फिनोल फतेलिन। फिनोल फतेलिन, फिनोल फतेलिन क्या करता है, कैसे सूचना देता है हमें, फिनोल फतेलिन कैसे सूचना देता है। फिनोल फतेलिन है वो अम्लीय माध्यम में तो क्या होगा, रंगहीन होगा, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होगा। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में गहरा गुलाबी। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में गहरा गुलाबी। क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। उसके बाद एक अपना है मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये भी क्या है, कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज है वो अम्लीय माध्यम में तो क्या होता है, लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये संश्लेषित सूचक है, जो मानव निर्मित सूचक है, वो हमें सूचना देते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, जैसे लिटमस पत्थर और हल्दी हो गया। ठीक है, और जो हमें मानव निर्मित सूचक होते हैं उनको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। जैसे फिनोल फतेलिन है वो अम्ल की उपस्थिति में रंगहीन होता है, जबकि क्षार की उपस्थिति में गहरा गुलाबी हो जाता है। संश्लेषित सूचक का दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अम्ल की उपस्थिति में लाल होता है, क्षार की उपस्थिति में पीला हो जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन सा, या फिर फिनोल फतेलिन अम्ल के रंग को कैसा कर देगा। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी तरह से थ्योरी में से बन सकता है। ठीक है, तो ये है अपना प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, ये लिखो। इसके बाद एक और है अपना गंधीय सूचक। ठीक है, उसकी जगह है क्या यहाँ पे, सही कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या होते हैं,
वे सूचक जो अम्ल व क्षारीय माध्यम में गंध परिवर्तित कर देते हैं। माध्यम में गंध मतलब उनकी जो जो स्मेल है उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वे सूचक जिनकी अम्लीय क्षारीय माध्यम में गंध परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये सूचक है क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस पदार्थ का गंध चेंज कर दी, यानी कि ये हमें सूचना दे रहा है ये अम्ल है ये क्षार है। ठीक है, गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है, प्याज का रस, प्याज का रस, लौंग का तेल, प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला। ठीक है, ये क्या है आपके गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक हो गया, संश्लेषित सूचक हो गया और एक हो गया आपका गंधीय सूचक। ठीक है, तो इतनी चीज लिखिए आप। मेरे बारे में जय हानि सिंह। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करते हैं अपन जैसे जैसे अम्ल और क्षारक की मतलब खोज हुई। ठीक है, शुरुआत में तो आपको पता है कि हर एक खोज में वैज्ञानिक वगैरह टूट पड़ेंगे, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षारक की अलग अलग थ्योरी दी कि ये होता है, इसका कारण ये है, इसकी परिभाषा ये है। ठीक है, मतलब सभी ने अपना अपना एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, जिसमें मुख्यतः 3 सिद्धांत, मतलब जो आपने देखा हो विज्ञान में जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कथन वाले क्वेश्चन के लिए ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कथन वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो सीधे हैं, जिनमें 4 ऑप्शन दिए, प्रश्न पूछा 4 ऑप्शन दिए, वो आप कर लो, लेकिन कथन वाले प्रश्नों में आप उलझ जाओगे। ठीक है, या तो आपको वैज्ञानिक का नाम पूछ लेगा कि ये कथन किस, या फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताओ, या फिर नहीं है, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए मैं आपको बताता हूँ ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत, एक आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत, एक है लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, ये 3 सिद्धांत है, ये तीनों आपको याद रहने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इससे थोड़ा अंधेरा हो गया क्या यार, लाइट नहीं है ना, लाइट भी चलेगी, इतनी दुश्मन है अपनी। देखो, पहला है ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत। ठीक है, तो जॉन ब्रोंस्टेड व थॉमस लोरी ने यह सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया, 2 वैज्ञानिक थे। ठीक है, टीम में काम करेंगे तभी तो होगा, ऐसा नहीं एक वैज्ञानिक लगा हुआ किसी खोज में, ऐसा तो नहीं होगा। कौन सा है, एक है जॉन ब्रोंस्टेड, एक है अपना थॉमस लोरी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने बोला, इन्होंने अम्ल और क्षारक की 2 परिभाषा दी, अम्ल और क्षारक के बारे में 2 फर्क बताए, अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में उनके अलग अलग सोचने की बात है, उनके अलग अलग कथन है, उनके अलग अलग डेफिनेशन है। उन्होंने क्या बोला, अम्ल के बारे में क्या बोला कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन यानी कि H+ प्रोटॉन दान करने की क्षमता रखता है, दान करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है वह अम्ल होता है, वह अम्ल होता है। इसका मतलब क्या था, जो H+ आयन को दान दे, उसको त्याग दे, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अम्ल बोलेंगे। ठीक है,
ये किसने कहा? ब्रोंस्टेड और लोरी ने। क्या कहा? कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करने की क्षमता रखता है वह क्या होता है? अम्ल होता है। और उसने क्या कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वह क्या होता है? क्षारक होता है। तो दो सिद्धांत थे, दो वैज्ञानिक थे, ब्रोंस्टेड और लोरी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि अम्ल क्या होंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करने की क्षमता रखता है वे अम्ल होंगे। क्षारक क्या होंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है वे क्या होंगे? अपने प्रोटॉन होंगे, क्षारक होंगे। उसके बाद कौन सा आया अपना? आरहेनियस वाला, आरहेनियस का आयनन सिद्धांत। आरहेनियस का आयनन सिद्धांत क्या बोला अम्ल और क्षारक के बारे में? अम्ल के बारे में तो वो बोला कुछ अलग बात, क्षारक के बारे में भी वो बोला कुछ अलग बात। ठीक है, तो अम्ल के बारे में क्या बोला? कि जो जल में H+ आयन देते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, ऐसा बोला, उसकी परिभाषा ये थी कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तथा वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं, वे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ठीक है, इसका भी उन्होंने कारण बताया था कि जो इन्होंने प्रोटॉन दिया है किसी भी अम्ल ने, किसी भी पदार्थ में, वह प्रोटॉन क्या करेगा? जल के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसलिए इसको उसने क्या नाम दिया? आरहेनियस का आयनन सिद्धांत। अब कैसे देता है देखो, जैसे अपन मान लेते हैं HCl अम्ल है, उसको हमने किसमें मिला दिया? जल में मिला दिया। किसमें मिला दिया? जल में मिला दिया। तो यह क्या करेगा? जो अपना HCl अम्ल है यह जल में दो भागों में टूटेगा, एक तो H+ आयन में टूटेगा, एक Cl- आयन में टूटेगा। ठीक है, एक H+ आयन में टूटेगा, एक Cl- आयन में टूटेगा। जब यह जल के संपर्क में आएगा तो जो H2O है ये हाइड्रोजन प्लस को क्या कर लेगा? इसके साथ आयनित होकर के एक बंध बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, एक उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, जिसकी वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा? ये H3O+ में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन गया अपना? हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? लाइट फिर से अब सही है। ठीक है, तो आरहेनियस का आयनन सिद्धांत क्या बोलता है कि जो अम्ल होते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं और जल के साथ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये तो बात थी अपनी अम्ल और क्षारक के आरहेनियस के आयनन सिद्धांत। उसके बाद कौन सा आया अपना? लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या बोलता है अपन अब वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास को करता हूँ, बीच में रोकता हूँ निकालने। अब देखो लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या बोलता है। देखो क्लास बनाते टाइम कितनी समस्याएं आती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी
मौसम ही बदल जाता है, कभी माइक में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। अब तो हो रही है क्या? हाँ, अब तो हो रही है ना। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक टीचर को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लुईस के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। दिख तो रहा ना? देखो, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या बोलता है अमल के बारे में। अमल के बारे में क्या बोलता है कि वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करके उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बनाकर नया उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। वे पदार्थ क्या होते हैं अपने? वे पदार्थ अपने क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं अपने अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है, और क्षारक क्या होते हैं? पहले अम्ल क्या, अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे अपना BF3 AlCl3 ये क्या है? ये अम्ल है। बात करें क्षारक की, बात करें, यहां तक दिख रहा है यार? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूं आपको कि क्षारक क्या करते हैं। क्षारक वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, अपने युग्म इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को दान कर देता है, वे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। और जो ग्रहण करते हैं वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब उपसहसंयोजक बंध कैसे बनाते हैं? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी फंडा बताता हूँ। जैसे ये मान लो अम्ल है, ठीक है, H+ आयन है। ये क्या है? H+ आयन है। ठीक है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है? ये क्षारक है, ये अम्ल है। क्षारक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, क्षारक एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब मान लो इसको पैसों की जरूरत है, टाइम आने पे ये अपने पैसे इसको दे दे, तो इन दोनों के घरों में क्या बन जाएगा? एक मजबूत रिलेशन बन जाएगा कि मेरे बुरे टाइम में ये मेरे काम आया, ये मेरा सगा है। ठीक है, वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दूसरा पदार्थ आकर के इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा? उपसहसंयोजक बंध, यानी कि एक बॉन्ड बन जाएगा, उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वे क्या कर देंगे? दान कर देंगे। अब आपने बहुत सारी जगह ये चीज देखी होगी कि जो अम्ल है वो उसके ऊपर प्लस लगा होता है और जो क्षारक है उसके ऊपर माइनस लगा होता है। ठीक है, आयनों की बात कर रहा हूं, जैसे H+ आयन है, एक OH- आयन है। तो H+ आयन ये अम्ल को दर्शाता है, OH- ये क्षार को दर्शाता है। अब देखो, प्लस का मतलब क्या होता है? अपने पास तो प्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा है। लेकिन विज्ञान में हमेशा ध्यान में रखना, जहां आपको प्लस दिखे मतलब यहाँ पे क्या है? कमी है। प्लस का मतलब ये खुद में और ऐड करना चाहता है, माइनस का मतलब ये अपने में से निकालना चाहता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो OH- को दया आ जाएगी, वह क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा।
अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और इसी को हम सही रूप से क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। तो ये H2O ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो OH माइनस है, H प्लस आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यही सिद्धांत क्या था, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। यही क्या था, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। आई होप आपको अमल और क्षारक के बारे में डिटेल से सारी चीजें पता चल गई होगी। मैंने इस एक घंटे की क्लास में सारी चीजें एकदम बेसिक से लेकर के हार्ड लेवल तक आपको समझाने की कोशिश की है। यदि कोई नया बच्चा जुड़ा है तो वो रोज हमारी क्लास लीजिए, क्लास का जो कंटेंट है वो देखिए, और बाकी जो यूट्यूब पे आपने कहीं पे भी देखा होगा तो ये कंटेंट वहां पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। लगभग आप क्लासें देखोगे सभी में एमसीक्यू भरे पड़े हैं, सभी एमसीक्यू समझाने में लगे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरी के अंदर 10-10 एमसीक्यू बन जाते हैं, एक 10 लाइनों में, 5 लाइनों में 10-10 एमसीक्यू बन जाते हैं, है ना। तो आप एमसीक्यू के पीछे ना भाग करके पहले थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। यदि आप क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आया, तो चैनल को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को प्रैक्टिस के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम, जय राजस्थान।